दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान कठिन घड़ी में खड़े हैं जहां मानव और मानवता दोनों का इम्तिहान है। दोनों ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से अधिक हो चुका है और हम इस महामारी जिसे हम कोरोना बोलते हैं या कोविड-19 बोल रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन या परिस्थितियों को देख के ये लगता है कि अभी ये जंग थोड़ी लंबी चलेगी और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो आम जनता या हम लोगों का है। हमें अपना एक पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव माइंडसेट बरकरार रखना है, अपने इस विल पावर को बरकरार रखना है ताकि हम इस लड़ाई को भी जीत सकें। दोस्तों, दवा दुआ ये तो बात की बात है, लेकिन जो मैटर करता है वो आपकी अपनी मेंटल पावर है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप अवश्य ही जीतेंगे। दोस्तों, मेरा पर्पस इस वीडियो के माध्यम से केवल इंफॉर्मेशन शेयर करना है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ज्ञान जो है इधर उधर से आ रहे हैं, लोगों के माध्यम से आ रहे हैं। मेरे भी आसपास के काफ़ी लोग जो कि इससे इम्पैक्ट हुए हैं और ठीक हुए हैं, उनके द्वारा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। मैं खुद भी सर्च कर रहा था कि अगर कहीं कुछ होता है तो कैसे अपने आप को प्रिकॉशन लेंगे, कैसे इससे बचें। अगर हो जाता है तो क्या करना है, अगर इन केस हमें हॉस्पिटल जाना होता है या हॉस्पिटल किस केस में जाना होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा था। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को ज़रूरत होगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि थोड़ा एफर्ट लगा के इसको क्लब करें और एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पेश करें। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन दोस्तों, सारी बातों के अलावा जो सबसे पहली बात है कि आपको प्रिकॉशन लेना है और ज़रा सा भी अगर तबीयत ख़राब होनी है तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनसे ओपिनियन लेना है और किसी से नहीं लेना है। ज़रूरत पड़ने पे सबसे पहले उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। यह वीडियो या कोई और इन्फॉर्मेशन केवल आपके समझ के लिए दिया है। दोस्तों, ये कोरोना है क्या? ये एक डिजीज़ है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है या बीमारी है जो कि रिसेंटली या पिछले 1 साल के से पहले पता लगा था, जो कि एक चाइना के एक शहर वुहान से फैला हुआ था। और इसका कुछ टाइम के बाद नए नए स्ट्रेन आते जा रहे हैं जो कि ज़्यादा घातक होते जा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। अगर हम कोरोना 19 की बात करें तो को स्टैंड फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज़। तो ये एक डिजीज़ है जो कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और एक दूसरे के टच करने से फैलते हैं। और जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं वो थोड़े अलग तरीके से फैल रहे हैं। जैसे अभी सेकेंड वेव जो चल रहा है इंडिया में, इसे कहा जा रहा है कि ये एयरबॉर्न है। इसके जो मेजर चैलेंज है दोस्तों, वो ये है कि ये आपके लंग्स पर सीधा अटैक करता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये उस पर अटैक करता है। आपको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, न्यूमोनिया का एहसास होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपके कैसे ये इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, तो सारा जो फोकस है वो हमारा चेस्ट या हमारी छाती है। हमें जो भी प्रिकॉशन करना है, जो भी अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, वो अपने इस लंग के अराउंड ही बढ़ाना है। दोस्तों, पिछले साल मार्च की बात ले लें। मार्च में अचानक से, फरवरी में अचानक से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, इंडिया में काफ़ी बढ़ा और मार्च में लॉकडाउन लग गया। हम सभी को पता है कि लॉकडाउन में कितनी सारी प्रॉब्लम हुई। पूरा जो भारत है वो एक प्रकार से बंद हो गया, कटघरे में बंद हो गया। लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई, आपने देखा होगा कि कैसे सारी चीज़ें बंद हो गई, लोगों के रोजगार बंद हो गए, लोगों के जीने के साधन बंद हो गए। जो प्रदेश में रहते थे या जो जॉब करते थे वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई। लोग कई किलोमीटर पैदल चले, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के घर पहुँचे। कितने लोगों के रास्ते में मृत्यु हो गई। लोग साइकिल से, रिक्शे से, ऑटो रिक्शा, बस, मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें चारों तरफ मारा मारी थी। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे इस चीज़ को करें। दोस्तों, शायद ही हमने अपने जीवन में कभी ऐसा क्षण देखा हो जहाँ पे इस तरीके की पैनिक हो। ये पैनिक की सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव साइड इसका देखें तो दोस्तों, ये पहली बार हमें एहसास हुआ कि जो पृथ्वी के ये जो आज के हालात हैं, ये जो पॉल्यूशन है, ये हमारी वजह से है। लॉकडाउन में हमने देखा कि जो भारत के ऊपर जो
PM25 होता है, जो एक ग्रे कलर की चादर होती है, वो लगभग पूरी तरीके से गायब हो गई। आप देखोगे आसमान एकदम नीला हो गया, पानी जो पल्यूटेड था वो सारी क्लीन हो गया। लोगों के न होने से पंछी जो हैं, जानवर जो हैं, जो अंदर दुबके रहते थे, वो सड़क पे आ गए, चहचहाने लगे। दोपहर में आप उनकी चहचहाट सुन सकते हो। मुंबई में उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि किसी रेजिडेंशियल इलाके में कोई मोर कभी आके डांस करेगा। तो ये सारी सिचुएशंस आई, पर हमने इसको डटकर मुकाबला किया। हमें जब लगा कि नहीं, अब ये धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रहा है, वैक्सीनेशन आ गया और वैक्सीनेशन के बाद चीज़ें ख़त्म हो गई, अचानक से एक सेकेंड वेव आया जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। दोस्तों, अब ये जो कहा जा रहा है कितना इन्फेक्शियस है कि ये एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न का मतलब होता है ये हवा में उड़ता रहता है और कभी भी किसी के नाक में भी जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अधिकतर हमें अपने नाक को अब ढक के रखना है। बाहर जाए तो आप 100% कोशिश कीजिए कि आप घर पे ही रहें। अगर सेकेंड वेव की बात करें तो इंडिया में अचानक से ये, अभी कल की अगर बात लें, कल 17 अप्रैल को ये 2,60,000, इसके पहले 2 लाख से ऊपर, क्लोज टू पौने 2 लाख, मतलब लाखों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और मोर्टेलिटी रेट भी अगर आप देखें तो इससे लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से ये वेव चल रहा है, इसका पीक कहीं पे मई में जाके होगा और पॉसिबली जब सब कुछ आइडेंटिकल रहा और अपने पक्ष में रहा तो हो सकता है कि जून में ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो। दोस्तों, इस कोविड सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक लिमिटेड है और इस पे इतना ज़्यादा दबाव है। लोग लिमिटेड हैं, लोग जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं या और भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। उनको कई घंटों, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे तक लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। इसकी वजह से एक एक बेड पे 2-2 लोग आ रहे हैं। चरम व्यवस्था चरमरा सी रही है। ऐसे समय में अगर हम अपने आप को प्रिकॉशन नहीं लेंगे और किन्हीं कारणों से अगर हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे लिए भी ये चैलेंज हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि अपने आप को आप संभालें और वो सारे प्रिकॉशंस लें कि आपको कोरोना ना हो। अगर होता भी है तो आप घर पे ही क्योर हो जाए। मेरा पर्पज़ इस वीडियो का ये भी बनाना है कि अगर आप घर पे रहें तो आप क्या क्या करना चाहिए, क्या सफाई करना चाहिए, जो आपके साथ हैं वो कैसे स्टेप्स लें और अपने आप को बचाए रखें, किस तरीके का खाना खाएं। ये सारी चीज़ें डेली न्यूज़ में देखिए या न्यूज़पेपर में देखिए, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोग हो सकता है नॉर्मल सिचुएशन में सही भी हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। इन्फेक्शियस है, पर मोर्टालिटी रेट इस वजह से नहीं है कि ये जानलेवा। जानलेवा इसलिए है क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है, और अगर हम अभी साधन बनाना भी स्टार्ट करें तो ये समय लेगा, पर हमारे पास समय कम है। इसलिए आप अपने और अपने परिवार के ऊपर फोकस करें, उनकी उनकी सेफ्टी पे ध्यान दें। दोस्तों, ये कोरोना वॉरियर्स जो कि लगातार हमारे लड़ रहे हैं, हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हम कभी कभी इनको नफ़रत से या गुस्से से देखते हैं क्योंकि हमारे जो अपने जो नियर एंड डियर हैं उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं इनसे मिल पा रहा है। मगर अगर सोचिए, ये लगातार काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं कि इनको देखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये अपने परिवार को छोड़ के, अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के ये केवल हमारे लिए लड़े हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं जब डॉक्टर अपने लोगों का क्रिमेशन करके फिर सीधा वापस हॉस्पिटल आ रहे हैं। हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए और मैं इनको सादरपूर्वक नमन करता हूँ। दोस्तों, प्रिकॉशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबसे पहले इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, एट वेरी फर्स्ट प्लेस। आज भी वही है, हैंड्स आप हमेशा लगातार अपना साफ करते रहिए, एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, जितना पॉसिबल हो घर पे ही रहें, बहुत कम बाहर निकलने की कोशिश करें, फेस को टच ना करें। अगर कुछ करना ही है तो आप एक अलग से डंडी ले लें या एल्बो से ही टच करें। दोस्तों, ये सारे प्रिकॉशंस आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, जो सेकेंड वेव की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बार आई है कि जो ये कोरोना है, अब ये हमारे बच्चों को इम्पैक्ट करने लगी है। पिछली बार के जो स्ट्रेन थे उसमें बच्चे बचे हुए थे, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया है ये बच्चों पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। बच्चे भी प्रोन हो चुके हैं। तो इसलिए आप तो अपने आप को संभाल सकते हैं, बट ये छोटे बच्चे अपने आप को संभालना मुश्किल है। अगर आप निगेटिव भी हैं बट बच्चा आपका पॉजिटिव है तो आपको उसके पास जाना ही होगा, आपको उसकी हेल्प करनी ही होगी। तो रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ही घर पे अंदर रखें, उन्हें
समझाएं कि कोरोना वायरस क्या है, हमेशा हैंड वॉश करने के बारे में बताएं, मास्क लगाने के बारे में बताएं, और कोशिश ये करिए कि उनका पेट भरा हो, उनको वो सारी चीज़ें खिलाएं जिससे उनकी इम्यून सिस्टम बढ़े। दोस्तों, हम इसे खत्म नहीं कर सकते, बट हम इससे लड़ के जीत सकते हैं। सो बच्चे किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशन में ना आए, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और ये लगातार ये जो वायरस है ये म्यूटेटेड मीन्स होता है कि ये अपने अपने नया नया वेरिएंट बनाता है। किसी चीज़ के संपर्क में आया, इसने अपने आप को चेंज कर लिया। पहले एक तरह के लक्षण आते थे, अब दूसरे तरह के लक्षण आने लगेंगे। पहले फीवर आता था, आपको सिंपल टेस्ट में पॉजिटिव आता था, अब हो सकता है वो सिंपल टेस्ट में ये निगेटिव आ रहा है, बट सारे सिम्टम्स आपको वही दिखेंगे। दोस्तों, इसलिए ये नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो म्यूटेटेड वायरस आ रहे हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, इन सभी के बीच में जो मेजर इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये सारे लक्षण दिखते हैं तो आप क्या करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। ऐसे रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि कॉमनली यूज्ड होता है रेस्पिरेटरी इलनेस को पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। तो एक रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट होता है जो कि प्रोटीन्स जिससे जो प्रोड्यूस करता है सार्स कोविड वायरस जो करता है, इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं। एंटीजन टेस्ट जो होता है ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे टेस्ट हैं, मैं इसकी डिटेल्स जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप पढ़ सकते हैं, आप डिटेल ले सकते हैं। ऐसा जो है एक मेजर जो टेस्ट होता है, मोस्ट कॉमनली टेस्ट जो कि यूज़ होता है, उसमें मॉलिक्यूलर RT-PCR टेस्ट है। उसके अलावा कोविड-19 एंटीजन टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, ये सारे टेस्ट हैं। और हर जगह पे स्टेट गवर्नमेंट या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इसकी टेस्ट की क्या प्राइस होगा। एक कैप लगाया हुआ है ताकि लोगों को असुविधा न हो और प्राइवेट या जो क्रुक्स पर्सन है वो इस पे ज़्यादा पैसे न बना सके। तो दोस्तों, आप गवर्नमेंट साइट से जाके उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। आप उनको कॉल करके प्राइवेट जो लैब सेंटर्स हैं, आप उनको अपने घर पे बुला के भी ये टेस्ट कर सकते हैं। कुछ की रिपोर्ट जो है वो 12 घंटे में आ जाती है, कुछ की रिपोर्ट 1 से 2 दिन लगते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपने टेस्ट कराया है। इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दी है। उम्मीद करता हूँ ये आपके हेल्प में आएगी। दोस्तों, इन सारी चीज़ों में ये होता है लोग घबराते हैं स्वाभाविक रूप से। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है और नॉलेज नहीं है तो हम सारे ही घबराते हैं कि क्या करें, कब हॉस्पिटल जाएं, कब केवल घर पे रहें, कब डॉक्टर से बात करें। तो ऐसे में मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑक्सीजन लेवल की है। तो यहाँ पे जो मैंने चार्ट दिया है, अगर 95 to 100 है तो आप घर पे रहें, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एक रेगुलर ऑक्सीजन लेवल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 93 या 94 है तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट से किया है, आप कॉल 111 नहीं करना है, आपको हॉस्पिटल को कॉल करना है, या आप चाहो तो मॉनिटर कर सकते हो। 93 और 94 थोड़ा सा वार्निंग सिचुएशन है, बट इट्स नॉट ए क्रिटिकल। लेकिन अगर 92 से कंटिन्यूस ये बिलो आता है तो ये मैंने वेबसाइट से उठाया है जो कि शायद यूके की है, बट आपको अपने हॉस्पिटल पे कॉल करना है, हॉस्पिटल के से सलाह या डॉक्टर से सलाह लेनी है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। दोस्तों, इसमें कोई लापरवाही नहीं करें। जैसे ही अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इमीडिएट आप हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों, ये मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य की जांच घर पे भी कर सकते हैं। जैसे आप दिन में 2 बार सुबह और रात में अपने को चेक करें, और अगर जरा सा भी अगर आपको बुखार महसूस होता है तो आप इसे चेक करते रहें। अगर आप नॉर्मल जो थर्मामीटर है उसको चेक करते रहे, अगर 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो आप इसके कंटिन्यूस इसको चेक करते रहें। इसके अलावा आप अपनी पल्स नब्ज को 1 मिनट के लिए जांचें। पल्स की जांच के लिए अपनी तर्जनी और मध्यम जो इंडेक्स फिंगर है और मध्यम फिंगर है उसके बीच की उंगलियों में कलाई में अंगूठे के आधार पर रखें और गिने के 60 सेकंड में कितने बीट्स हो या धड़कन महसूस हो रहा है। नॉर्मली ये 100 बीट्स से अधिक नहीं होना चाहिए। वैसे आज की डेट में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं या ऐप अवेलेबल हैं जिसके थ्रू भी आप टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी अपनी श्वास कि कितनी बार आप सांस लेते हैं। ये 15 मिनट से अधिक ना हो। आप
ये चेक करें कि कितनी बार अप डाउन हो रहा है। अगर उसको मिला के तो ये 15 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल जैसा मैंने कहा कि ये 94% से कम नहीं होना चाहिए, और अगर ये 92 से नीचे जाता है तो आप इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल को कांटेक्ट करें। जब भी अगर आप कोविड से इन्फेक्टेड हैं तो आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा आपको फील होगा कि आपके चेस्ट या छाती पर लगातार जैसे कोई प्रेशर है। मेंटल आपको डिल्यूजन सी हो सकती है, आपको अजीब सी डिजनेस या विजुअल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, होठों या चेहरे का नीला पड़ जाना भी हो सकता है। दोस्तों ये कोई फिक्स नहीं है कि यही चार हो। अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग तरीके के स्ट्रेन से अलग अलग तरीके के आपके सिम्टम्स हो सकते हैं, बट ये सारे कुछ ऐसे हैं जो कि कॉमन है। अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप घर पे भी कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि हम बुखार होने पर लेते हैं। 500 मिली mg का आपका जो पावर की है, अगर बुखार होता है तो आप 6-6 घंटे पे ले सकते हैं। जिंक सल्फेट जो है 50 मिलीग्राम, ये भी डेली आप दिन में एक बार लीजिए। विटामिन सी तो आप नॉर्मल लीजिए। इनफैक्ट आप अगर कोविड से इन्फेक्टेड है या नहीं है तो भी आप विटामिन सी और जिंक का सेवन जरूर करें। जो भी इंफॉर्मेशन है ये एडल्ट्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथ में भी कुछ ऐसे दवा उपलब्ध हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर आपके जो चेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है उससे लड़ने में हेल्प करते हैं, जिसमें क्लोरम है, ओजोनोम है, काली ब्रोमियम है, काली क्लोरम है। ये सब दवाइयाँ भी ऐसे चुनी गई है जिसका इम्पैक्ट अच्छा देखा गया है। सारा प्रिकॉशंस के बाद भी अगर आप कोई इम्पैक्टेड होता है या आप इम्पैक्ट होते हैं तो घर में उनको कैसे रखें। कोशिश ये करें कि आप उनको जिस कमरे में रखें वो हवादार हो, उनके लिए वो सेपरेट हो, अगर पॉसिबल हो तो उनके लिए टॉयलेट्स अलग हों ताकि कोई दूसरा उसके टच में ना आए। और ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जरूरी है कि घर में कोई ऐसा बंदा हो जो कि 24 घंटे उसकी देखभाल कर सके। एक बार मैं फिर रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर कोई गंभीर लक्षण नहीं है तो आप घर पर ही बने रहें। 7 से लेकर 10 दिन में आप स्वयं ही अच्छे हो जाएंगे। जब ज़रूरत हो आप अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करें, वो बताएगा कि कौन सा दवा लेना है, घर पे रहना है नहीं रहना है। बट ज़्यादातर केसेस में आप केवल कंसल्ट करिए, वो इन्फॉर्मेशन देंगे, दवा का नाम बताएंगे, आप घर पे आइसोलेट होके भी अच्छे हो सकते हो। ज़्यादातर लोग आइसोलेशन में अच्छे हो जा रहे हैं। केवल कुछ ही लोग हैं जो कि जिन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो रही है, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी पहले किसी भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं या कुछ देर से पहुँचे, ऑलरेडी उनका बॉडी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, या किसी हॉस्पिटल रिसोर्स की कमी की वजह से। केवल ऐसे ही लोग हैं जिसका डेथ होने की संभावना है। होम्योपैथ की दवा लेने के लिए आप ये जरूर ध्यान रखिए कि इलाज के दौरान दूध नहीं पीना है, और कोशिश ये कीजिए कि आप एयर कंडीशन में न रहें और कोई भी कोल्ड चीज़ न लें, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या ठंडा दूध है, ये सब नहीं लेना है। 20 से 50 वर्ष कोई भी अगर बंदा है तो वो उसकी देखभाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि वो बंदा जो है या कोई भी वो जो शख्स है वो शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, उसे कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भी इन्फेक्टेड होने के चांस बढ़ सकते हैं। मरीज के देखभाल करते समय हमेशा याद रखिए कि आप ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क लगाएं या डिस्पोजेबल ग्लव्स और प्लास्टिक एप्रन का यूज़ करें, और हमेशा उसको साफ रखें। अगर यूज़ एंड थ्रो का कंडीशन है तो उसको आप यूज़ करें, एक अलग से आप डस्टबिन बनाएं जहाँ पे इसको थ्रो करें और प्रॉपर उसको डिस्पोज करें। मास्क हर 6 से 8 घंटे में आपको बदलना है, पेपर बैग में लपेट कर उसको अलग रखना है, और सामान्य कचरे में नहीं डालना है। अगर कचरे में ही सामान्य डालना है तो आप 72 घंटे वेट करें। अदरवाइज अगर आपके आसपास आपकी सोसाइटी या आपकी गवर्नमेंट ऐसा प्रोवाइड करती है कि एक अलग तरीके से आप इसको डिस्पोज कर सके तो केवल उन्हीं को ये दीजिए। साबुन व पानी का हाथ 40 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं, या फिर आप सैनिटाइज करते रहें जिसमें 70% एल्कोहल वाले सैनिटाइजर हो। दोस्तों इसके अलावा बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह और चेहरे को बिल्कुल भी नहीं छूना है। अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो पहले और बाद में भी, या खाना खाने से पहले और बाद में, हाथ को अच्छी तरह धोएं। ये एक मेजर और इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर मरीज की कोई उल्टी होती है या कोई तरल पदार्थ फैलता है तो इमीडिएटली उसको साफ करवाएं या करें। उस चादर को गर्म पानी से धोएं, धूप में डालें, और या फिर और कोई तरीका हो सैनिटाइज करने का तो उसे अवश्य करें।
कुछ चीज़ें जो कि आपको नहीं करनी है कि ज़्यादा छुई जाने वाली सतहों को बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। मोबाइल या डेली की जो चीज़ें हैं उसको आप साफ़ करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। और अगर पॉसिबल हो तो जो बंदा इम्पैक्टेड है अगर वो कोई चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको ना टच करें। बर्तन, तौलिया, चादर सारे चीज़ों को अलग रखें और दूसरे उसको बिल्कुल भी काम में न लें। बॉडी के जो फीवर है या ऑक्सीजन लेवल को ये लगातार आप चेक करते रहें। एटलीस्ट बॉडी टेम्परेचर तो 2 बार ज़रूर चेक करें। ऑक्सीजन लेवल को अगर लगता है कि वो अप डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो 2 से अधिक बार टेस्ट करें। लिक्विड जितना हो सके उतना लेना है, जिसमें पानी है, फ्रेश जूस है। कोई भी पैकेज्ड जो सूप होते हैं या पैकेज्ड आपके जूस होते हैं वो नहीं लेना है। जो घर घर में निकाले हुए फ्रेश सूप या जूस है उसे ही लेना है। घर के जो अन्य सदस्य हैं वो भी थोड़ा दूरी बनाए रखें, वो भी अपने आप को हवादार कमरे में रहें। हो सके तो एसी अवॉइड करें। सेप जो कोविड पेशेंट यूज़ कर रहा है जिस टॉयलेट को, उस टॉयलेट को ना यूज़ करें। हाथ का इस्तेमाल अपने फेस को टच करने में बिल्कुल ना करें। अलग से मास्क रखें, रुमाल, कोहनी या कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिसको कि आप यूज़ कर सकें। दोस्तों, कुछ चीज़ें इसमें डूज़ एंड डोंट्स में है कि क्या रोगी को दें, क्या ना दें। सबसे पहले चीज़ कि घर में अगर बनी हुई चीज़ है केवल वही रोगी को खिलाएं, जिसमें गेहूं का आटा, दलिया, बाजरा, ब्राउन राइस, ये सब चीज़ें दें। प्रोटीन युक्त चीज़ें, बीन्स दाल दें। सारी चीज़ें फ्रेश होने की ज़रूरत है। ऐसे केसेस में मैक्सिमम जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो दें और जितना हो सके उतना दें। ताज़े फल, सब्जियां और खट्टे जो जिसमें विटामिन सी होते हैं जैसे मौसमी, नारंगी, संतरा, ये ज़रूर दें। 8 से 10 ग्लास पानी पिए। अदरक, लहसुन, हल्दी जैसे जो हमारे घरेलू चीज़ें हैं इनको यूज़ करें। लो फैट दूध या दही का यूज़ करें। आप मांसाहारी हैं और खाना ही चाहते हैं तो लिमिटेड चीज़ें खाएं। बेसिकली अगर मैं तो कहूँगा कि मछली या एक जो वाइट से केवल उसी का सेवन करें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जो भी सब्जी आ रही है, जो भी फल फ्रूट्स आ रहे हैं वो पहले अच्छी तरीके से धुलें, उसके बाद ही यूज़ करें। ऐसे समय में दोस्तों कोशिश करें कि मैदा, तला हुआ खाना है, जंक फूड जैसे चिप्स या बेकरी के उत्पाद बिल्कुल भी ना खाएं। पैकेज जूस, फूड, ये सब बिल्कुल भी नहीं। कोई भी रखी हुई चीज़, अनसैचुरेटेड फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ये सब का यूज़ नहीं करना है। मटन, लीवर, फ्राइड चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाने। अंडे का पीला भाग नहीं खाना है आपको। सप्ताह में अगर हो सके तो नॉनवेज ना खाएं। अगर खाना भी है तो 1 या 2 बार से ज़्यादा बिल्कुल भी ना खाएं दोस्तों। दोस्तों, इसके अलावा जो है आप चाहें तो इन सब चीज़ों का सेवन बढ़ा सकते हैं। जैसे पेपरमिंट होता है, हनी होता है, हल्दी का यूज़ करें। अगर हो सके तो थोड़ा सा हल्दी का दूध पिए, अपने बच्चों को दें। अपने चाय में जिंजर का यूज़ बढ़ा दें। दोस्तों, ये एक ऐसा समय है जहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और आपको विल पावर की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में आप अपने जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टच में बने रहें। आप उनके साथ प्यार बढ़ाएं। अगर पॉसिबल हो तो जो अपना सेक्स लाइफ है वो कंटिन्यू रखें। इसके अलावा ग्रीन टी, गार्लिक, चिकन सूप, इसके अलावा दालचीनी जो है, ये सारे का उपयोग आप बढ़ा दें। डेली आप चाय अगर लेते हैं तो उसमें आप ये दालचीनी जाके, या फिर सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी आप दालचीनी डाल सकते हैं। हल्का कुनकुने वाटर को प्रयोग करें। नहाने के लिए भी हल्का कुनकुना वाटर का प्रयोग करें। आप स्टीम ले सकते हैं। और लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें आप पोमेग्रेनेट ले सकते हैं, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सारे थोड़े खट्टे जो चीज़ें हैं उसको ले सकते हैं। फ्लूइड्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जितना हो सके उतना आपको पानी पीना है। ऐसे समय में जब आपका शरीर जो है एक खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, उसे रेस्ट दीजिए ताकि वो पूरा फोकस अपना उसकी लड़ने में लगा सके। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप एक अच्छा रेस्ट, अच्छा स्लीप लें। खाना हमेशा गर्म ही खाएं। वेल कुक्ड वेजिटेबल्स ही खाएं। हो सके तो सैलेड का प्रयोग ज़्यादा बढ़ा दें। बिटर गॉर्ड हुआ या फिर आपके घिया हो गई, आपके करेले हो गए, ये सारी जो चीज़ें जो कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि नहीं, इनसे आपके ब्लड हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हो सके तो एक्सरसाइज आप अपना कंटिन्यू करें। प्राणायाम जो है ये बहुत ही एक अच्छा सल्यूशन है, क्योंकि चेस्ट पे इम्पैक्टेड है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो आप 30 मिनट्स अगर आपका बॉडी अलाउ करती है तो 30 मिनट्स आप प्राणायाम जरूर करें। अगर आप इम्पैक्टेड नहीं हैं तो मेरा सजेशन है कि आप एक्सरसाइज, वॉक और प्राणायाम अभी से ही स्टार्ट कर दें। बहुत से ऐसे हैं, हर्ब्स भी आते हैं, जैसे यहाँ पे बाबा रामदेव का, पतंजलि योग का भी बहुत सारे ऐसे हर्ब्स आते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है जिससे कि आप इससे, कोविड से आप लड़ सकें।
इसके अलावा दोस्तों नॉर्मली होम जो आइसोलेशन है वो शुरू होने के 2 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाता है। 7 दिन से 10 दिन के अंदर बुखार जो है वो सारे खत्म हो जाते हैं या लक्षण नहीं है। तो उसके अलावा वैसे 10 दिन के बाद भी आप आइसोलेशन समाप्त कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप 2 हफ्ते तक अपने आप को आइसोलेट रखें, अपने लैब जांच करवाएं और जो रिजल्ट हो उसके अनुसार ही आप डिसीजन लें। अगर आपके परिवार में 60 साल से अधिक उम्र का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या छोटे बच्चे हैं या कोई ऐसा जो कि बहुत जैसे कैंसर हो गया, अस्थमा, इस तरीके की अगर बीमारी है, डायबिटीज हो गया, बीपी से हो गया, ऐसे अगर चीज़ों से पीड़ित हैं तो आप उनको कोविड-19 के जो रोगी हैं उनसे बिल्कुल ही दूर रखें। दोस्तों आप सभी को पता है कि हाथ धोने का क्या उचित तरीका है। एक बार फिर मैं आपके सामने ये डिपिक्ट कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप इसको देखें और अच्छी तरीके से अपने हाथ को धोएं और पॉसिबल हो तो दिन में कई बार अपने हाथ को ज़रूर साफ करें। दोस्तों कोरोना को हारना ही है। हमने ऐसे कितने सारे अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे हैं और हमने हराए हैं और इस बार भी हमें हराना है, लेकिन ये हम हैं जिसे हराना होगा। इसके लिए हमें भी साथ में आगे बढ़ना होगा। मास्क का जरूर उपयोग करें क्योंकि जो सेकंड आपका वेव है वो सारा जो है मास्क पे ही है, एयरबॉर्न है। बिना मास्क के बाहर जाने पे आपको खतरा हो सकता है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, सार्वजनिक स्थानों पे कोशिश करें न जाएं और ना धोएं, ना थूकने की कोशिश करें प्लीज़। ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। लोग तंबाकू और ये सब चीज़ खा के जगह जगह थूकते रहते हैं, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। दोस्तों यही नहीं, आपके आस पड़ोस के, हम सोसाइटीज़ में रहते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग रहते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पड़ोसियों का भी ध्यान रखें या पड़ोसी को भी। होम जो आइसोलेशन, अगर रोगी आपके पड़ोस में है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपकी बिल्डिंग या पड़ोस में कोई भी ऐसा मरीज है तो उसे मतलब आइसोलेशन में तो घबराएं नहीं, बस कुछ आपको प्रिकॉशंस लेते जाने हैं। जो कॉमन एरियाज हैं, लिफ्ट हैं, सीढ़ियाँ हैं, उनको सैनिटाइज करवाइए, प्रॉपर सैनिटाइज करवाइए। ऐसी ऐसे जो कॉमन चीज़ें हैं उसको छूने से बचिए, लिफ्ट के बटन छूने से बचें। और जब तक मरीज़ ठीक नहीं हो जाता प्लीज़ उनकी मदद करें, वीडियो कॉल के थ्रू उससे टच में रहें, उसका हौसला बढ़ाएं। हौसला, विल पावर एक ये ऐसी चीज़ है जो कि सारे बीमारियों को ख़त्म कर सकती है और हरा सकती है। दोस्तों कुछ ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप 24/7 हैं तो उसको आपको कैसे करना है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे को व्हाट्सएप पे मिली जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि सुबह कैसे करें 7 to 9 AM, 9 to 11 PM। तो दोस्तों ये ज़रूर आप यूज़ करें। मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसे सुबह 7 से 9 है, टेम्परेचर चेक किया, ऑक्सीजन लेवल चेक किया, ज़रूरत पड़ी तो पैरासीटामॉल की गोली ले लिए, ठीक है, गार्गल करिए, फिर आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट लीजिए। फिर 9 to 11 क्या करना है, 11 to 1 क्या करना है, 1 PM to 4 PM क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ और आप प्लीज़ इनको फॉलो करें। ये चीज़ ज़रूर याद रखें दोस्तों कि विटामिन सी के जो टैबलेट्स आते हैं, लिमसी जैसे है एक, उसमें वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। काढ़ा बहुत ऐसे आ रहे हैं जिसको कि आप सेवन कर सकते हैं। रेस्ट आपको प्रॉपर करना है, स्टीम लेते रहना है, गार्गिल करते रहना है। दोस्तों इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है आपके प्यार और दुलार की। वो आप ज़रूर रखें और आप जो ये पेशेंट हैं उनको ये एहसास कराएं कि सारे लोग उनके साथ हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ घरेलू उपचार भी हैं, कुछ सावधानियां हैं जिसके थ्रू भी आप इस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। कभी भी खाली पेट अब न रहें, उपवास न करें। ऐसा उपवास नहीं कि पूरे दिन ही आप खाली हैं। विटामिन डी लें, आप अगर एक्सरसाइज करें, धूप में एक्सरसाइज करें, एसी का प्रयोग कम करें, अगर हो सके तो गर्म पानी पिए, गले को अपने लिक्विडिफाई या गीला करके रखें। सरसों का तेल नाक पे लगाएं, कपूर अगर हो या गूगल जलाते रहें। जैसे नवरात्र का समय चल रहा है तो ये अच्छा टाइम है कि आप अपने घर पे हवन करें, कपूर जलाएं या गूगल जलाएं। सूंठ एक ऐसी चीज़ है जिससे जो आपको हेल्प कर सकता है। दालचीनी ऐसी है जो आपको हेल्प कर सकता है, तो इनका प्रयोग खाने में अधिक करें। हल्दी डालकर दूध पिए, अगर हो सके तो च्यवनप्राश जो कि इम्यून सिस्टम बढ़ाता है उसको आप खाएं। इसके अलावा जिसमें भी आपको विटामिन सी लगता है वो सारी चीज़ें आप अवश्य खाएं। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत सी चीज़ें होती है कि अब मैं क्या करूं, मैं हॉस्पिटल चला जाऊं या न चला जाऊं। तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि आप अपने घर पे भी बैठ के कुछ चीज़ों को आप चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो कि वाकई क्या आपको हॉस्पिटल या ये प्रॉब्लम है या नहीं है।
जैसे कोरोना पॉजिटिव है तो ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको गंध के लिए है, आप फूल सूंघ सकते हैं, या फिर आपके डीओ है, डीओ से आप चेक करते रहिए कि क्या आपको गंध मिल रहा है कि नहीं। गुड़ खाएं या कोई और मीठा चीज़ खाएं जिससे पता लगता है कि आपका स्वाद है कि नहीं। एक और भी तरीका है कि ये मेजर कोरोना जो है आपके लंग्स पे इम्पैक्ट करता है, तो 30 सेकंड आप सांस रोके। आपको लगता है कि अगर 30 सेकंड रोक सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल केसेस में अगर आप इम्पैक्टेड हैं तो आप 5 से 10 सेकंड भी नहीं रोक सकते। इसके अलावा जो घर में गोलकी होती है, या गोलकी उसको कहते हैं, जो काली मिर्च होती है उसको करते हैं, वो चबा चबा कर खाएं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। ठंडा पानी अवॉइड करें। ऐसा कहा जाता है कि गर्म पानी पीने से जो कोरोना है वो मर जाता है। उसके अलावा बुखार रहने पे जो घर पे पैरासीटामोल टैबलेट अवेलेबल है उसको ले, घर में साफ़ सफाई को रखें। इसके अलावा जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, तुलसी, अदरक, काली मिर्च हुआ, गुड़ का काढ़ा पिए, दालचीनी, लौंग, ये सारी चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल बढ़ा दें। इसके अलावा बाहर जाने से बचें, लेकिन अगर जाना हुआ तो प्रॉपर मास्क का प्रयोग करें। आने और जाने से पहले दोनों समय आप मुंह को साबुन से अवश्य धोएं, प्रॉपर सैनिटाइज करें। इसके अलावा इसकी कोरोना का कोई इलाज नहीं है, ये केवल हमारी अपनी इम्यून सिस्टम ही है जो कि इससे लड़ता है। तो इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ताज़ा, पौष्टिक और हो सके तो वेजिटेबल फूड का यूज़ करें। दोस्तों, इन सारे बहुत ही कठिन समय है। इस कठिन समय में जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखता है वो आपका अपना परिवार रखता है। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करें, लोगों को प्यार दें, उनको सहारा दें। दोस्तों, वैक्सीन्स आ चुकी है, लेकिन अभी ये इसमें टाइम लगेगा कि सभी लोगों को ये इम्पैक्ट हो, सभी लोगों को लग सके। अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी पूरी तरीके से ये भी प्रूफ होना बाकी है कि क्या ये वैक्सीन्स 100% सुरक्षित हैं और कोरोना नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें लग रही है, बट ये हमारा दायित्व है, हमारी ये ड्यूटी है कि अगर हम उस एज में पहुंच सके हैं जहां पे कि हमें ये वैक्सीन लग सकता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर लगवाएं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड करके 2 वैक्सीन जो कि इंडिया में अवेलेबल है, एक स्पुतनिक है जो कि जल्द ही आ रहा है। इन 3 में से आप किसी भी वैक्सीन को लगा सकते हैं। गाइडलाइन, गवर्नमेंट के दिए गाइडलाइन को फॉलो करें, और जैसे ही सेकेंड वैक्सीन का आपका ड्यू हो आप उसे अवश्य लगा दें। इसके अलावा बहुत सारे और भी वैक्सीन जो अलग अलग देशों में हैं। दोस्तों, आपको न्यूज़ के जरिए ये सारी चीज़ें पता लगेगी। प्लीज़ उसे अवश्य फॉलो करें। टीवी से दूर रहें। आप अगर अकेले हैं और आपकी तबीयत ठीक है तो मेरी यही सजेशन है कि आप बुक्स पढ़ें, आप वो अपने हॉबी को फॉलो करें जो कि आप बहुत दिनों से करना चाहते थे। अपने पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें, नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रखें। ऐसा नहीं कि आप लगातार अगर न्यूज़ चैनल पे आप कोरोना का अगर न्यूज़ सुनेंगे तो आप एकदम सही हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, जैसे आपको माइंड को लगेगा कि नहीं दुनिया में सब कुछ सही है, आप यकीन करिए आप जल्दी ही स्वस्थ होंगे। वीडियो कॉल के थ्रू आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनसे टच में रहें, हंसी मजाक करें, वेब सीरीज़ देखें, ऐसी चीज़ें देखें जिससे कि आपका माइंड प्रसन्न रहे। एक बार वो प्रसन्न रहेगा, इम्यून सिस्टम को इतना डेवलप कर देगा कि कोरोना क्या किसी भी तरीके की बीमारी आपको नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपके हेल्प आएगी। अगर ज़रा भी किसी को ये हेल्प आ पाए, मैं समझूंगा कि मेरी ये मेहनत जो है वो सफल रही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर पहली बार आप मेरे इस चैनल पे आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मुझे जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अवश्य आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।